चलिए आज हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 101 से 105 तक। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं संसद के सदस्यों की तथा उनके सदस्यों की और समितियों की शक्ति और विशेषाधिकार। एक्चुअली में ये अनुच्छेद नंबर 105 है। हम 101 से 105 तक पढ़ने वाले हैं। हम उन्हीं अनुच्छेद में से टाइटल रखते हैं जो अनुच्छेद हम डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो जो अनुच्छेद है, इन अनुच्छेद में एक दूसरे का निर्धारण भी किया गया जहां आवश्यकता लगी। जैसे सभी अनुच्छेद 101, 102, 103, 104 तो 105 के अंतर्गत अनुबंध भी किए गए उनके। तो अनुच्छेद के अंतर्गत उनकी कार्यपद्धति और ऐसा कहीं लगता है कि ये अनुच्छेद, इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तो अगले अनुच्छेद में उसका किस प्रकार से पालन होगा ये बात भी निर्धारित की है। लेकिन प्रत्येक अनुच्छेद का इस प्रकार से निर्धारण नहीं किया गया। जहां आवश्यकता लगी वहां पर उनका निर्धारण किया गया। चलिए तो आइए देखते हैं। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमारे पहले का अनुच्छेद। इसके पहले की जिस्ट हमने 1 से लेकर के तो पूरे 100 तक के सभी अनुच्छेद देखे थे, समझे थे। लेकिन उसके पहले जो हमने अनुच्छेद पढ़े थे वो है 93 से 100 तक के। तो एक बार हम उनका रिवाइज करना चाहेंगे। 93 कहता है लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्धारण। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद की रिक्त होना, पद त्याग, पद से हटाए जाने की कार्यप्रणाली 94 के अंतर्गत है। 95 कहता है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति किस प्रकार से होगी। 96 से कहता है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचार देना तब उसका पीठासीन न होना। अब ये यदि हमें अनुच्छेद का एक टाइटल लाइन भी मालूम है तो हम उसके बारे में फिर हमें माइंड में आ जाएगा कि उसके अंतर्गत क्या चीज़ें दी गई है। नहीं, लगभग उनको पढ़ने से, यदि हमने एक बार उसका टाइटल पढ़ा और पहले यदि उसका डिटेल पढ़ रखा है तब वो आसान हो जाएगा। 97 कहता है सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। 98 कहता है संसद का सचिवालय और 99 कहता है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 100 कहता है सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति किस प्रकार होगी। आगे देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 101 कहता है स्थानों का रिक्त होना। अब ये स्थानों का रिक्त होना नहीं, सदस्यों के स्थानों का रिक्त होना। 102 कहता है सदस्यों के लिए निहरता। आहारता हमने पढ़ी। निहरता, तो निहरता में यानी जो कमी यानी उसकी आहारता क्या होगी। तो आहारता जो निहरता उसके अंतर्गत नहीं, तो वो उसकी आहारता के अंतर्गत आएगा। तो निहरता यानी जैसे दिवालियापन और विकृत स्थिति, ठीक है। तो इस प्रकार की निहरता भी कुछ है कि यदि इस प्रकार के गुण उनमें पाए जाते हैं तो वो संसद के सदस्य के लिए अयोग्य माना जाएगा। और 102 के अंतर्गत सदस्यता के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए भी वो योग्य नहीं होगा। जैसे राष्ट्रपति के लिए निहरता या राष्ट्रपति के आहारता में एक ये चीज़ भी है कि वो विकृत नहीं हो, मानसिक विकृत नहीं हो। यानी भारत का निवासी है, वो उसकी उम्र में भी योग्य है, ठीक है, बाकी अन्य चीज़ों में भी योग्य है। लेकिन वहाँ पर एक बात निर्धारित की गई, यानी राष्ट्रपति पद के लिए ये बात नहीं की गई कि वो विकृत नहीं होना चाहिए। ये सारा डिक्लेयर जो 102 में है वो डिक्लेयर नहीं किया गया। और ये बात निर्धारित की गई कि यदि वह संसद के सदस्यता के लिए योग्यता रखता है, ये बात राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद, इसी प्रकार महान्यायवादी, इनके बारे में कही गई। यानी जो आहारताएं एक संसद के सदस्य के रूप में होना चाहिए वो उसके अंतर्गत उनका वो पालन करता हो। तो उससे अब ये बात समझ में आती है कि संसद के सदस्य के लिए आहारता क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर निहरता दिया गया, यानी अयोग्यता,
कब रुचि सिद्ध होती है, तो 102 में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए 103 कहता है सदस्यों की निहरता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। यदि हम निहरता पढ़ेंगे और उसमें यदि कहीं कोई इस प्रकार का की बात आती है, उसमें संबंधित प्रश्न उठते हैं, तो उनका विनिश्चय किस प्रकार से होगा। 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अहित न होते हुए निहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति या शासित। तो ऐसे में यदि वो मत दे देता है 99 का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग भी उसको बात मालूम होते हुए भी मत देता है, तो किस प्रकार से उस पर कार्रवाई होगी। 105 कहता है संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों की और समितियों की शक्तियां और विशेष अधिकार आदि। देखिए हमने अभी 5 आर्टिकल लिए, ऐसे हमारी पिछले वीडियो में हम कुछ ये लेवल लेकर के चलते हैं कि उन आर्टिकल्स को हम ओनली ऐसे पढ़े ही नहीं, उनको समझे भी, समझने के साथ में वो हमें मेमोरी में याद भी रहे, स्टोर भी रहे। इसलिए हम एक साथ 10 आर्टिकल, 20 आर्टिकल, 25 आर्टिकल पर हम चर्चा नहीं कर रहे। हाँ, जहाँ था वहाँ हमने स्टार्टिंग में कुछ लिए भी थे, जैसे हमारे मौलिक अधिकार है। तो अधिकतर जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे उन्होंने फिर एजुकेशन में कोई भी एजुकेशन किया हो, लेकिन सोशियोलॉजी के अंतर्गत, समाजशास्त्र के अंतर्गत 12th तक के लेवल में या 10th तक के लेवल में बहुत जगह कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मौलिक अधिकार पढ़े कि हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार मिले। अब यहाँ पर यदि हम उनकी बात करें तो हमें ये बात ध्यान रखना कि किस आर्टिकल के अंतर्गत मिले हैं और उनका किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो उन आर्टिकल्स में हमने लिया था। हालांकि हम अब आगे आने वाले इसमें इस प्रकार की वीडियो बनाने वाले हैं कि वो सेपरेट रहे, उसमें फिर आर्टिकल, अभी हम आर्टिकल के आधार पर पढ़ रहे हैं, फिर हम उसको डिटेल, जैसे मौलिक अधिकार लिया तो फिर पूरा एक मौलिक अधिकार में ही लेंगे। आर्टिकल का हो सकता है उसमें इंक्लूड करें आर्टिकल्स को, लेकिन पढ़ने का जो पैटर्न रहेगा वो फिर एक अलग तरीके से हो जाए। लेकिन हमें फिर रिवाइज हो जाएगा कि हमने ये चीज़ उसमें पढ़ा था और इस आर्टिकल्स में, तो फिर वो एक इंटरेस्टिंग पैरा बन जाता है कि हाँ ये आर्टिकल्स उसमें पढ़, यानी पहले उसका एबीसीडी हमें आ जाए, हमें आर्टिकल एक मेमोरी में सेट हो जाए कि इस आर्टिकल में ये चीज़ और यहाँ ये प्रावधान किए गए हैं। और इसीलिए भी हम आर्टिकल पर ही फोकस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली उन्हीं को देख रहे हैं कि किस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ थी। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 101 कहता है कि कोई व्यक्ति सदन के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। यानी कोई कह दे कि भैया मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि जनता मुझे पसंद करती है कि नहीं करती है, तो उन्होंने लोकसभा के लिए भी आवेदन कर दिया और चयन भी हो गया। अब वो चाहते हैं कि मैं तो दोनों तरफ से चयनित हूँ, मुझे राज्यसभा के लोग भी चाहते हैं, वहाँ से भी चयनित होकर के आया हूँ, और लोकसभा में जो पब्लिक है वो भी चाहती है, तो ऐसा नहीं होगा। यानी एक्चुअली में एक कारण तो ये भी है कि दोनों सदस्य न होने का कारण, क्योंकि सदन के सदस्य दोनों सदन की कार्रवाई में वो भाग ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, उनको अधिकार होता है। ऐसी स्थिति में भी यह निर्धारण किया गया कि वो दोनों सदन का सदस्य नहीं होगा, यानी किसी एक का ही होगा। और जो व्यक्ति दोनों सदन का सदस्य चुन लिया जाता है, उससे एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध करेगी। वो निर्धारण भी करेगी कि उसका एक, जैसे अभी मैंने बात कहा कि राज्यसभा ने भी चुन लिया और उसकी इच्छा जाएगी, तो उन्हें एक से त्यागपत्र देना पड़ेगा। दूसरा क्या कहता है, कोई व्यक्ति संसद और किसी एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन या दोनों का सदस्य नहीं होगा। यानी वो चाहता है कि मैं भैया विधानमंडल में भी हूँ, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि पहले चुनाव हुए लोकसभा के, तो नेताजी को लगा कि लोकसभा के सदस्य में बैठना चाहिए, तो उन्होंने लोकसभा के लिए आवेदन कर दिया,
चुन भी गए, विधानसभा में जाकर के लोकसभा में जाके बैठ भी गए। बाद में नेताजी को थोड़ा सा लालच आया कि हम जो लोकसभा में बैठे हैं वो तो एक सांसद के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, सांसद हैं, हमें मंत्री बनना है। अब सांसद लोकसभा में उसको मंत्री पद नहीं मिला, तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, अपने राज्य में अपना दबदबा है तो हम विधानमंडल में चलें, विधायक बने और फिर मंत्री बनेंगे। तो वो कर सकता है, उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं लोकसभा में भी जाऊं तो बड़े ठाट बाट से जाऊं और विधानसभा में भी जाऊं तो वही, तो ऐसा नहीं होगा। यानी यदि वो विधानमंडल का सदस्य है तो फिर लोकसभा का या संसद का के सदस्य के रूप में उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा, यानी वो रिक्ति मान ली जाएगी। दूसरा यहाँ पर दिया भी गया है कि विधान किसी सदन दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम 3 में विनिर्दिष्ट किया जाएगा, संसद में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा या उसने राज्य के विधानमंडल में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है। यदि उसने पहले से उसको नहीं त्यागा है तो रिक्त मान लिया जाएगा। विधानमंडल में जाए वो या विधानमंडल से संसद में जाए या संसद से विधानमंडल में जाए, क्योंकि किधर भी जा सकते हैं। चलिए, तो ये आर्टिकल नंबर 101 कहता है स्थानों का रिक्त होना। इसके साथ ही एक और पॉइंट यहाँ पर दिया गया, यदि संसद के किसी सदन का सदस्य क इसके अंतर्गत दिया अनुच्छेद 102 के खंड 1 या 2 में वर्णित किसी निरर्थता से ग्रस्त होता है। अब 102 हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें निरर्थता दी है, तो यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष को संबोधित अपने, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या दिया कि वो अपना खुद का स्वैच्छिक त्यागपत्र देता है, तो वो भी पद जो कि सीट उनकी जो है, स्थान जो है वो रिक्त माना जाएगा। तो 102 को पढ़ते हैं, और 102 की जो निहरता है वो कई महीनों में इम्पोर्टेंट है। तो 102 के पहले एक और 101 का ही एक और उपबंध किया गया यहाँ पर, परंतु उपखंड ख में निर्दिष्ट त्यागपत्र की दशा में यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा त्यागपत्र स्वैच्छिक या असली नहीं है, तो वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा। हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए कि किसी संसद की स्थिति को रिक्त करवाने के लिए किसी अन्य ने कोई फर्जी त्यागपत्र बना करके दे दिया उनके नाम से, तो सभापति या अध्यक्ष का समाधान होगा इसमें कि भैया ये गलत था, गलत पाया गया और ये जो है कि स्वीकार नहीं किया जाएगा। कभी कभी बेसिक छोटी छोटी चीज़ों पे भी त्यागपत्र पहुंच जाता है, तो त्यागपत्र तब तक नहीं माना जाता जब तक कि उसे सभापति ने स्वीकार नहीं कर लिया, नहीं उसका अनुमोदन नहीं कर देगा कि हाँ ये त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है, यानी कि सभापति एक बार उसे पुनर्विचार के लिए वापस सदस्य के पास पहुंचा देगा कि आप सदस्य बने रहिए, एक बार विचार कीजिए इसके ऊपर, फिर यदि ऐसा लगेगा तो हम आपका त्यागपत्र स्वीकार कर लेंगे। अगला पॉइंट इसको में दे रखा है, यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा बिना उसके सभी अधिवेशनों अनुपस्थित रहता, वो कहता है भाई हम तो सदस्य बन गए। जैसे रेखा को या सचिन तेंदुलकर भी कुछ समय संसद के सदस्य थे, मनोनीत सदस्य थे, तो कई दिनों तक अनुपस्थित रहे। फिर उसमें प्रावधान दिया गया कि 60 दिन तक यदि रेगुलर अनुपस्थित रहते हैं तब भी आपको, हालांकि उसमें निर्देश दिया जाता है, लेटर पत्र दिया जाता है कि आप क्यों अनुपस्थित है, और सदस्य का भी यह कर्तव्य है कि वो संसद को अवगत करे कि भैया हम इतने दिन तक नहीं आ पाएंगे, ना अवकाश ग्रहण करें, क्योंकि संसद के सदस्य के रूप में उसकी कुछ उसके दायित्व भी हैं, उनका निर्वहन भी उन्हें करना चाहिए, और सुदृढ़ राष्ट्र के लिए संसद के कार्यप्रणाली में भी भाग लेना चाहिए। जब तक हम भाग नहीं लेंगे तब तक उस कार्य पद्धति को कैसे समझेंगे, कोई अमेंडमेंट हुआ तो उसके बारे में कैसे मालूम पड़ेगा, और यदि वो सही है कि गलत है तो हमारे तर्क और वितर्क सही है तो कैसे सही है, गलत है तो कैसे गलत है, क्योंकि संसद के सदस्य को वाक की स्वतंत्रता दिया गया है नियम के अकॉर्डिंग,
उन नियमों का पालन करते हुए संसद में बहस कर सकता है, उसके ऊपर कोई न्यायालयिक कार्रवाई भी नहीं होगी। अब वो जाएगा ही नहीं, उपस्थित ही नहीं होगा, तो फिर वो बोलेगा कैसे? और जब बोलेगा नहीं तो आम जनता, आम पब्लिक की बात को वो संसद में कैसे रखेगा? जब तक बातों को संसद में नहीं रखा जाएगा तब तक विचार विमर्श कैसे होगा, किस प्रकार से उस क्षेत्र का विकास होगा? अब ये हम कह सकते हैं कि कुछ कमियां हमारे संविधान में हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि और हम ही नहीं कह रहे हैं, ये तो संविधान में खुद बुक में लिखा हुआ है, बहुत सारे विद्वानों ने उस पर तर्क वितर्क दिया। क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी होता है कि कुछ प्रतिनिधि इस प्रकार की भी हैं जो शैक्षिक नहीं है, उनको नॉलेज अच्छा है, वो एक्सपर्ट हैं, राजनीति में एक्सपर्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा पर सवाल उठते हैं। आए समय कई बार इस प्रकार की स्थिति बनी, इवन वो मंत्री पद को भी ग्रहण किए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की कमी होने के कारण उन्होंने अन्यथा बयानबाजी भी दिए, और कुछ लोग तो बयानबाजी के आधार पर ही प्रसिद्ध भी हुए, पूरे देश में जाने लगे। वो एक बात अलग है, कुछ लोगों का रूटीन बन जाता है कि गलत बयानबाजी है, लेकिन यदि एक देश को विकासशील से हटाकर विकसित करना है तो उसके लिए प्रत्येक संसद के सदस्य का ये कर्तव्य है कि वो अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का, अपने देश का विकास करने के लिए पुरजोर ताकत लगाए, उसको कार्य को करे, ये उसका कर्तव्य है। नेतागिरी कर लेने से मात्र से देश विकसित नहीं हो जाएगा। हमें या संसद के सदस्य को, हमें से मतलब कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य बन सकता है जो जिसके अंतर्गत निहरता नहीं है, जो उसके लिए जो निपुण है उस चीज में, और वो सभी योग्यता से संबंधित सभी पूर्तियों को परिपूर्ण करता है। तो हम उन लोगों से भी निवेदन करना चाहेंगे कि वो उसका सही यूज करे, पूरा सही यूज करे। यदि 5 साल की ही कार्यप्रणाली है तो 5 साल में इस प्रकार का दृष्टिगोचर वो रखें कि आने वाले समय में एक उदाहरण दिया जाए, तो वो उसका कर्तव्य है, उसका परिपालन करना चाहिए। चलिए, अभी कुछ समय पहले लद्दाख के सांसद संसद में बोले थे और वो प्रभावी हुए, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में जाने लगे। तो ऐसे वही नहीं, बहुत सारे सांसद हैं वाकई में, जब हम संसद में उनके विचारों को सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके जो विकास से संबंधित मुद्दे हैं वो वाकई में बहुत परिपूर्ण और परफेक्ट होते हैं, और जब वो बोलते हैं तो ऐसा नहीं है, कुछ कभी ऐसा होता है कुछ संसद कुछ तो भी लेके आ जाते हैं, स्टडी नहीं करते हैं। केस स्टडी बहुत ज़रूरी है संसद के लिए, प्रत्येक सदस्य के लिए, लेकिन जो केस स्टडी करके लेके आते हैं तब हम ये देखते हैं कि विपक्ष या पक्ष किसी में भी हो सकते हैं संसद, तो उनके विपक्ष में जो संसद जिस पार्टी का है, चाहे वो विपक्ष के पक्ष के, तो उनके विपरीत में जो बोलने वाले हैं वो कम बोलते हैं और उनकी सुनते हैं कि वाकई में बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं, क्योंकि वो किसी पार्टी के हैं, लेकिन पार्टी विकसित नहीं, देश को विकसित करने के संबंध में बोलते हैं, विचार विमर्श करते हैं। तब कहीं ना कहीं उनकी बातों को वहीं के सदस्य नहीं पूरा देश सुनता है, और हम लोकसभा और राज्यसभा के जो चैनल हैं उन पे भी हम इनको समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, और उनकी कार्यवाही में कई कार्यप्रणाली पर, हाँ कभी ऐसा है तो आम नागरिक का ये अधिकार है वो अपने संसद के पास जाएं और विकास से संबंधित कोई मुद्दे हैं तो उनके सामने रखें, क्योंकि सांसद ही वह हमारा प्रतिनिधि है और वो हमारा प्रतिनिधित्व करता है, और वो संसद में जा कर के उस बात को रखेगा। तो नागरिक का भी ये कर्तव्य है कि कोई चीज़ हमारे पास है और सही सजेशन है तो हम संसद प्रतिनिधि के पास जाएं, और संसद प्रतिनिधि का भी ये
सांसद प्रतिनिधि का जो सदस्य है, सांसद हमारा जो है, उसका भी दायित्व है कि यदि कोई नागरिक इन चीज़ों को लेके आता है तो उसको समझना चाहिए। यदि विकास से संबंधित कोई चीज़ें हैं, देश की भलाई के लिए कोई अच्छी चीज़ें हैं, तो उनको लेना चाहिए अपने संज्ञान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 102 के अंतर्गत उसकी निहरताएं दी गई। तो क्या क्या निहरता होगी? कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और संसद के लिए निहरता होगा, यानी हारता है क्या क्या है, यानी इनको छोड़ करके फिर वो भारत का नागरिक हो, यानी उसके विपरीत में हम देखेंगे। पहला कहता है कब, यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निहर न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है, यानी वो किसी सरकारी जॉब में है और लाभ का पद धारण किए हुए हैं, तो वो जो है कि निहर होगा। यानी यदि वो आहत करना चाहता है, सदस्य बनना चाहता है, तो पहले उन्हें उस पद से त्याग पत्र देना होगा। दूसरा कहता है यदि वह विकृत है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, सक्षम न्यायालय ने ऐसी घोषणा कर दी है कि यह व्यक्ति पागल है, या फिर विकृत में सभी आ जाता है, माइंड से डिस्टर्ब है, या किसी अन्य परेशानियों से ग्रसित है, या किसी खास बीमारी से ग्रसित है जिसमें ये संसद के सदस्य के लिए योग्य नहीं होगा। ग कहता है यदि वह दिवालिया हो गया, निर्धारित कर दिया गया, अनुमोदित कर दिया गया वह कि हाँ ये दिवालिया है, तब भी वह संसद के सदस्य के रूप में नहीं रह सकता। यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित की है, यानी पहले से नहीं, या भारत का नागरिक था लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर दूसरे देश की राज्य नागरिकता ले ली, मतलब कि आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी स्वतः ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एकल नागरिकता निर्धारित की गई है, एक देश का ही नागरिक होगा। यदि वो आप चाहें तो भारत का, या भारत की छोड़ करके अन्य के अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए स्वतंत्र है। चलिए यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्धारित कर दिया जाता है, कोई नियम है, बायलॉज है, उसके अकॉर्डिंग उसको हटा दिया गया है, तब भी वह जो है कि निहित माना जाएगा। स्पष्टीकरण दिया गया, इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल उस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करवा नहीं समझा जाएगा जब वह संघ या ऐसे राज्य का मंत्री, यानी क्योंकि एक्चुअली वो कहीं ना कहीं राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो वो आहरित है मंत्री के पद को, हालांकि मंत्री को भी तनख्वाह मिलती है लेकिन उसको नहीं माना गया है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस कार्यप्रणाली का हिस्सा है। अगला कहता है कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निर्धारित होगा यदि वह 10वें अनुसूची के अधीन इस प्रकार निर्धारित हो जाता है, निर्धारित किया गया 10वीं सूची में, उसके आधार पर यदि निर्धारित कर दिया जाता है तो वो सदस्य के लिए भी निर्धारित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 103 सदस्यों की निरंतरता से संबंधित प्रश्न और उनका निश्चय। यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड 1 में वर्णित किसी निरंतरता से ग्रस्त होगा या नहीं, तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को निश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा, यानी राष्ट्रपति निर्णय लेंगे कि यह सदस्य उसके लिए योग्य है या नहीं। यदि राष्ट्रपति ने अयोग्य निर्धारित कर दिया तो वह उनका जो निर्णय है वो अंतिम माना जाएगा। अब राष्ट्रपति महोदय भी जो है कि निर्वाचन आयोग से राय लेंगे और उसके आधार पर उसको निर्देश करेंगे। ये 103 के पैरा 2 में दिया गया है। एक 104 कहता है अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले आहरित न होते हुए या निहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शासित या शक्ति की बात करें या
कह दे कि मत देने का अधिकार उसको है कि नहीं, तो उससे संबंधित उसका निर्धारण यहाँ पर किया गया कि ऐसा व्यक्ति कोई जो कि निहरित है और फिर भी संसद में बैठता है तो क्या किया जाएगा। यदि संसद के किसी सदस्य में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 की अपेक्षा का अनुपालन करने से पहले या वह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्य के लिए अहित नहीं हूँ या निहित कर दिया गया हूँ या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रति सिद्ध कर दिया गया हूँ या निर्णय निर्धारित कर दिया गया कि ये नहीं कर सकते, फिर भी वो यदि बैठता है तो उससे प्रति दिन के हिसाब से 500 रुपये दंड के रूप में उससे ले जाएंगे, वसूले जाएंगे। ऋण के रूप में दंड कहते हैं यदि वो पात्र नहीं है और फिर भी यदि इस प्रकार के कार्य करते हैं तो जितने दिन उन्होंने भाग लिया है प्रतिदिन के हिसाब से पैसा देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्ति और विशेषाधिकार 105 के अंतर्गत ये जो है कि निर्धारित किया गया। पहला क्या कहता है, इस संविधान के उपबंधों और संसद की प्रक्रिया का विनिमय करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक स्वतंत्र होगा। यानी उनके नियमों का जो उपबंध किए गए उसके आधार पर, उसके अकॉर्डिंग वो बोलने के लिए स्वतंत्र है। संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि यदि कार्रवाई होगी तो फिर कोई इस प्रकार की बातें हैं तो संसद में वो बोल ही नहीं पाएगा, तो उनको स्वतंत्र किया गया कि न्यायालय में नहीं जाएगी। और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद में किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्रवाई के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो भी उन्होंने पत्र दिए हैं, हो सकता है कि उनके पत्र गलत हो, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन संसद के सदस्यों का भी ये कर्तव्य होता है कि वो संसद की गरिमा को बनाए रखें। पिछले संसद के कार्यकाल के समय लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन ने मैंने कई बार उनके वीडियोस इस प्रकार के देखे, तो एक अध्यक्ष के रूप में भी और एक उम्र दराज और नॉलेज के आधार पर भी बहुत अच्छा सदन उन्होंने चलाया। और उसमें हमने देखा था राहुल गांधी को उन्होंने समझाया भी था कि राहुल, ये प्रधानमंत्री की पद की गरिमा जैसा आपने किया, तो आपने प्रधानमंत्री से जाकर के आप सीधे गले मिल रहे हो, तो एक्चुअली वो यहाँ पर आपके दोस्त हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, विपक्ष के नेता हो सकते हैं, आप अपनी गरिमा, लेकिन संसद में जब वो बैठे हैं और प्रधानमंत्री पद के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, तब ऐसे में आपको ये बात ध्यान रखना है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता ने उन्हें चुना है। आप व्यक्ति का नहीं, उस पद का तो लिहाज कीजिए। ये बात आप ध्यान में रखिए। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे जाता है तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। ये तो हुआ है वहां पर। कहने का आशा है कि संसद के सदस्यों का भी ये दायित्व है कि वो संसद की गरिमा को बनाए रखे। अधिकार दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ तो भी करे। पिछले संसद में और कहीं विधानमंडल में भी ऐसा होता है कि जो विधानमंडल के सदस्य हैं या संसद के सदस्य हैं, संसद में कागज फेंक देना, अध्यक्ष के ऊपर फेंक देना, विपक्ष के नेता पर फेंक देना, विपक्ष का यानी कभी कभी तो ये भी कि जूते फेंक देना। आपको बोलने की है स्वतंत्रता है, आपको अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप विधानमंडल, राज्यसभा, लोकसभा यानी संसद के उन नियमों का भी पालन करें कि आपको पूरा भारत देश देख रहा है, इवन विश्व भी देखता है, लेकिन भारत के नागरिक तो आपको देखते ही देखते हैं, तो उसका भी निर्धारण
करके चले, समझ करके चले। अगला दे रखा है अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विषयतः और उन्मुक्तियां ऐसी होगी जो संसद समय समय पर विधि द्वारा परिनिश्चित करे, और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती तब तक वही होगी जो संविधान के 40वें संशोधन में दी गई। अभी देखिए अमेंडमेंट हमने नहीं पढ़े हैं, संशोधन हमने नहीं पढ़े हैं, अभी हम आर्टिकल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो अमेंडमेंट में 40वां संशोधन क्या कहता है उस पर भी हम चलेंगे अमेंडमेंट के समय। अगला कहता है अधिनियम 1978 की धारा 15 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की जो थी वो बनी रहेगी, यदि कोई निर्धारण नहीं किया गया है तो, जो पैरा 3 में दिया गया है। जिन व्यक्तियों को पैरा 4 कहता है इस संविधान के आधार पर संसद की किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्रवाई में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उसके संबंध में खंड 1, खंड 2 और खंड 3 के उपबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार। अब देखिए यहाँ पर वही, यानी जो ऊपर दिए गए उनका निर्धारण यहाँ पर किया गया, इसके आधार पर कह सकते हैं कि भैया इनको लागू किया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद के अंतर्गत उसका प्रावधान भी उसको दे दिया गया। तो पैरा 4 ये कहता है। ठीक है, तो यह 105 तक के अनुच्छेद थे जिसके बारे में हमने समझा, उस पर जो है की चर्चा की। आगे के अनुच्छेद यानी 106 से हम अगली क्लासेस, अगले वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।